Historiographical perspective on the French Revolution, Part 3। आज हम इस वीडियो में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी को एक नए एंगल से देखने वाले हैं। इस बार हम टाइम मशीन में पीछे नहीं जा रहे, बल्कि हम उन लोगों की तरफ जा रहे हैं जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझा, लिखा, इंटरप्रेट किया, एनालाइज किया। हिस्टोरियंस, क्योंकि रिवॉल्यूशन की सबसे फैसिनेटिंग चीज़ यह है कि हर ज़माने के लोगों ने उसे अपने तरीके से देखा। किसी को ये फ्रीडम की कहानी लगी, किसी को डिस्ट्रक्शन का सिंबल, और किसी को क्लास स्ट्रगल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तो चलिए एक सफ़र करते हैं हिस्टोरियोग्राफी के अंदर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जस्ट बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जस्ट बाद का फ्रांस एक इमोशनली चार्ज्ड देश था। लोगों की आंखों में टीयर्स भी थे और एक स्पार्क भी, यानी चमक। कुछ लोग रिवॉल्यूशन को एक डिवाइन इंटरवेंशन के जैसे देखते हैं, जैसे कि ये इंसानों का नहीं बल्कि हिस्ट्री का डिसीजन हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। अर्ली थिंकर्स ने इस रिवॉल्यूशन को एक न्यूट्रल फोर्स की तरह प्रेजेंट किया, कुछ ऐसा जो होना ही था। उनके लिए रिवॉल्यूशन एक प्रकाश था, एक एनलाइटनमेंट था, जिसमें पुरानी डार्कनेस मिट रही थी। लेकिन फिर आए वो लोग जिन्होंने रिवॉल्यूशन को थोड़ा ठंडा दिमाग से, थोड़ा एनालिटिकल नज़रिए से समझा। इनमें सबसे पहला बड़ा हिस्टोरियन वो थे जूल्स मिकलेट। वेट, जूल्स might be pronunciation differ। मिकलेट के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन नेशन की रीबर्थ थी। वो इस मूवमेंट को एक महान कहानी की तरह लिखता था, जिसमें आम लोग, कॉमन पीपल यानी थर्ड स्टेट हीरो थे। उसके राइटिंग्स में रिवॉल्यूशन एक इमोशनल अपलिफ्टमेंट बन के आती है, जैसे एक नेशन ने पहली बार अपनी आवाज़ पहचानी हो। जूल्स के काम में एक रोमांटिसिज्म है, एक इमोशन है, एक जज्बा है, और फिर एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस आई, एलेक्स डे टॉकविल की। ये हमारे पहले नाम है। दूसरे नाम आते हैं हमारे एलेक्स एलेक्स डे वेट TOC। इनके नाम कुछ ऐसे होते हैं कि 50 बार भी याद कर लो तो नहीं होने के याद। TOC की UE VILLE। ये बताते हैं रिवॉल्यूशन को एक कंटिन्यूटी के प्रोसेस की तरह। उसके लिए रिवॉल्यूशन एक अब्रप्ट धमाका नहीं था,
बल्कि फ्रांस की एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल प्रॉब्लम का ग्रेजुअल इवोल्यूशन था। इनके लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि रिवॉल्यूशन ने मोनार्की को एंड किया, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन को और भी बढ़ा दिया। इनकी बुक्स इनकी बुक्स पढ़ाकर लगता है कि वो रिवॉल्यूशन से ज़्यादा उसके बीच की कॉन्ट्रडिक्शन में इंटरेस्ट रखता था। लेकिन सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल स्ट्रोम तब आया जब 20th सेंचुरी में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन स्टेज पर आए। उनका कहना था कि रिवॉल्यूशन का रियल इंजन इकोनॉमिक फोर्स और क्लास स्ट्रगल था। जॉर्जिस लेफविरे ने कहा, इनके नाम जॉर्ज LEFE BVRE GL, इनको मैं GL बोलूँगा, ठीक है। ये पूरा नाम है इनका एक साथ, ये पूरा है, ये पूरा है, इनको मैं GL बोलूँगा, ठीक है। GL ने कहा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन असल में 4 रिवॉल्यूशंस का संगम है था। एरिस्टोक्रेट्स, बुर्जुआ, पीजेंट्स और सन्स क्विल्टोस की अलग अलग मूवमेंट्स। इस जगह का नाम, उसके लिए रिवॉल्यूशन एक सोशल स्ट्रगल थी, सोसाइटल स्ट्रगल थी, जिसमें पूरा फ्रांस अपना स्ट्रक्चर को तोड़कर नया स्ट्रक्चर बना रहा था। एल्बर्ट एल्बर्ट सोबोल ने मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन को और डीपन किया। उसने सांस क्लोटिस यानी पेरिस के वर्किंग क्लास को लोगों को, या इसको पेरिस बोलते हैं, इसका नाम यहाँ पे लिख लो, ये पेरिस का नाम है, पता नहीं शायद, इसको मेरे को कंफर्म करके बताइए मेरे को। SANS सांसों की माला नहीं है, ये है सांस क्लोटिस। इसको हम पेरिस बोलते हैं, यस और नो, कमेंट करो। यानी पेरिस के वर्किंग क्लास लोगों को रिवॉल्यूशन का असली फोर्स बताया। एल्बर्ट के राइटिंग्स पढ़कर लगता है कि रिवॉल्यूशन एक बैटलफील्ड था जिसमें पुअर और रिच के बीच अलग अलग लेयर्स में स्ट्रगल चल रहा था। उसका इंटरप्रिटेशन रिवॉल्यूशन को एक क्लास वॉर बनाता है, लेकिन हर कहानी का एक अपोजिट व्यू पॉइंट होता ही है। 20th सेंचुरी के मिड के बाद रिविजनिस्ट हिस्टोरियन आए जो मार्क्सिस्ट से अग्री नहीं करते थे। इनका कहना था कि रिवॉल्यूशन को क्लास स्ट्रगल के फ्रेम में देखना ओवर सिंप्लीफिकेशन है। फ्रैंकोइस फ्यूरेट ये रिविजनिस्ट हैं। क्या नाम है इनका? फ्रैंकोइस फ्यूरेट, इनका सरनेम है, इनका फर्स्ट नेम है, या फिर हो सकता है सरनेम आगे लगाते हैं ये लोग, कुछ भी। फ्यूरेट ने तो सीधा चैलेंज कर दिया कि रिवॉल्यूशन कोई सोशल वार नहीं था बल्कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस थी। फ्यूरेट के हिसाब से रिवॉल्यूशन आइडियाज़ की वजह से हुई, लिबर्टी, इक्वलिटी और सोवेरेंटी। और उसने कहा कि टेरर कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि रिवॉल्यूशन की पॉलिटिक्स का नेचुरल आउटकम है और था। इस हिस्टोरियोग्राफिकल शिफ्ट का मतलब ये था कि
लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अलग अलग नज़रिए से देखने लगे। पहले जहां फोकस इकोनॉमी और क्लास पर था, अब फोकस पॉलिटिकल कल्चर पर चला गया। हिस्टोरियंस ने पूछा, लोगों की थिंकिंग कैसे बदली, सिंबलिज्म का क्या रोल था, पॉलिटिकल क्लब कैसे मास कॉन्शियसनेस बनाते थे। आज के हिस्टोरियंस इसे और भी वाइड लेंस से देखते हैं। जेंडर हिस्टोरियंस कहते कि रिवॉल्यूशन की स्टोरी इनकम्प्लीट है जब तक हम औरतों का रोल नहीं देखते। वुमेन ने मार्चेस किए, पॉलिटिकल क्लब बनाए और पैम्फलेट्स लिखे, लेकिन उनका नेम मेन स्ट्रीम नैरेटिव में कम आया। कल्चरल हिस्टोरियंस ये देखते हैं कि सॉन्ग्स, फेस्टिवल्स, ओथ टेकिंग, क्लॉथिंग्स और पब्लिक रिचुअल्स ने एक नए पॉलिटिकल आइडेंटिटी को कैसे बनाए। यानी हिस्टोरियोग्राफी 1789 से लेकर आज तक इवॉल्व होती रही है। हिस्टोरियंस का यह डाइवर्सिटी ऑफ थॉट हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है। हिस्ट्री एक सिंगल स्टोरी नहीं होती। एक ही इवेंट को 10 लोग 10 तरीके से देख सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस बात का बेस्ट एग्जांपल है। एक तरफ ये फ्रीडम का युद्ध लगता है, दूसरी तरफ वॉयलेंस का वार्निंग। एक हिस्टोरियंस के लिए एक हिस्टोरियन के लिए ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का जन्म है, तो दूसरे के लिए एक्सेस का सिंबल। और यही चीज़ इस टॉपिक को इतना एक्साइटिंग बनाती है। तो इस तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्टोग्राफी हमें सिखाती है कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स या कलेक्शन नहीं, बल्कि इंटरप्रिटेशन का सफ़र है। और हर जनरेशन अपने क्वेश्चंस के हिसाब से रिवॉल्यूशन को समझती रहती है। आज भी जब हम डेमोक्रेसी, राइट्स, सिटीजनशिप, इनइक्वालिटी जैसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, तो रिवॉल्यूशन हमारे बीच जिंदा होता है, एक रेफरेंस पॉइंट बनकर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट यूनिट से, कंटिन्यूटी एंड चेंज इन द अर्ली 90th सेंचुरी। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो। और ये मैंने एक जगह लिख रखी है पॉइंट्स बना बना के, तो मैं वो पढ़कर बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स रहना चाहिए इसलिए। इसके अलावा कोई गलती हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सब मेरा फर्स्ट टाइम है स्टोरी टेलिंग। मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर मैं ट्राई करूँगा तो मैं बेहतर कर सकता हूँ। सो गाइज, सपोर्ट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो।